जी, आप सभी को हाय हेलो। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखो, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं कुछ अपने वे में पढ़ाऊँगा, विद एग्जांपल पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि पूरा बुक टू बुक लेके चलूँ, आपको लाइन टू लाइन लेके चलूँ। ठीक है, ऐसे में समझाने का थोड़ा मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल वे में चीज़ें समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारे सबसे पहले लाइन आया है डेमोक्रेसी और इलेक्शन का। तो हम पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की, क्योंकि यहीं से आप सब कुछ इलेक्शन के बारे में भी समझना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जो हमारा लोकतंत्र है, या मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लोकतंत्र होता क्या है ना। आप वीडियो को पॉज करें और 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए सोचें कि डेमोक्रेसी क्या है। हम हर बार सुनते हैं कि भाई हमारा लोकतंत्र बचाना है। ठीक है, लोकतंत्र बचाना है, मीडिया को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक फोर्थ पिलर है। ठीक है, तो बाकी 3 पिलर क्या है डेमोक्रेसी के, ये सब चीज़ आपको खुद से सोचनी है, उस पर काम करना है। बाकी तो आगे मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता जनार्दन होना, मतलब जनता ही सब कुछ है और जनता ही सर्वोच्च है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इट मीन्स ये है कि मान लो ये एक देश है। ठीक है, और यहाँ लोकतंत्र है इस देश में, और यहाँ जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो जनता के द्वारा लिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? जनता के लिए। चाहे हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें भी जनता की भागीदारी है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है डेमोक्रेसी का वो होती है पब्लिक। ठीक है, वहाँ की जनता, क्योंकि भाई उस देश में जो जनता रह रही है, ठीक है, यदि हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाए या उनके अनुसार जो है रूल नहीं बना पाए, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कम होने लगती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तानाशाही स्टार्ट होने लगती है ना। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है वो ही सर्वोच्च है। ठीक है, कोई लॉ बनेगा है ना, या कुछ भी होगा, कोई डिसीज़न लेना है, कोई लॉ बनना है, तो उसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी वो जनता की रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो 2 प्रकार का होता है भाई। ठीक है, वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और एक होता है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये 2 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, अब आप ये देखें, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये एक देश है। इस देश की संख्या है, मान लो आप, मैं मान के चलता हूँ 10,000, 20,000, मान लो 20,000 इस देश की संख्या है। क्या है? 20,000 इस देश की संख्या है। ठीक है, या मान लो मैं 20,000 मिली, मैं सिंपल लेके चलता हूँ आपके लिए कि ये एक देश है, इसकी संख्या 500 है। अब आप कहोगे सर ये देश है, संख्या भी 500 बता रहे हो, इससे अच्छा तो इसको गाँव घोषित कर दो। तो हमने भी मान लिया कि चलो एक विलेज है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक गांव है, मैंने लिख दिया क्या है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक गांव। ठीक है जी, मैंने आपको ये बता दिया, इसका नाम ये है। यहाँ 500 मेंबर है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी लॉ बनाना है तो सीधा इसमें भागीदारी रहेगी 500 लोगों की। किसकी? 500 लोगों की। ये सीधा आएंगे, अपना वोट डालेंगे, हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई हम सरकार को इस तरह चलाना चाहते हैं। अब इसका एग्जांपल मान के चलो, इस गांव की एक पार्लियामेंट है, संसद जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस गांव की एक पार्लियामेंट है, संसद। ठीक है, अब यहाँ 500 लोग आए, मीटिंग करके अपना काम वगैरह ख़त्म करके, रोज़मर्रा के जो फैसले होते हैं उन पे जनता ही निर्णय लेती है। जैसे पहले राजा बोल देते हैं ना कि भाई तुम्हारी सज़ा तो वही होगी जो जनता सुनिश्चित करेगी।
जो जनता ने डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब मान लो ऐसे ही है, इस गांव में एक संसद है, ये लोग 500 अपना काम निपटाने के बाद ये अपनी अपनी सभा बना लेते हैं। मान लो 5 सभा बना ली, एक सभा में 100 लोग हो गए। ठीक है, सभा बनाई, संसद में पहुंच गए, इन्होंने देखा भाई आज के इम्पोर्टेंट जो रूल हैं सरकार को चलाने के, उसमें हम ये वाला नया रूल एक्स रूल लाएंगे, मान के चलो एक्स रूल लाना है। ठीक है, अब वहाँ बात होने लगी भाई इसके लिए कौन कौन सहमत है, भाई इसके लिए कौन कौन सहमत है। वहाँ पे वोटिंग हुई, हाथ खड़ा करने लगे लोग, कह रहे भाई ऐसा है भाई 500 में से 300 की वोट तो पॉजिटिव है और 200 की वोट नेगेटिव है। ठीक है, तो कानून बन गया, सिंपल सी बात है भाई, बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 500 लोग खुद गए, उस देश के जो नागरिक हैं वो, उस गांव के जो नागरिक हैं वो खुद गए। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है, इसको मैंने माना है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक गांव। ठीक है, ये 500 लोग गए, अपना काम करके आ गए। यहाँ इनका कोई नेता नहीं गया, कोई एमएलए नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनका, ये सीधा खुद डिसीजन लेते हैं 500 लोग और अपना काम करके आ जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जो हमारा पंचायत, गांव में आपने पंचायत देखा होगा ना, पंचायत में निर्णय होते हैं कई बार, भाई जनता क्या चाहती है, 5 आदमी बैठ जाते हैं, फिर वो पूछते हैं हाँ भाई जनता तुम क्या चाह रहे हो, तो जनता बताती है कि भाई इसको कोड़े लगें, 100 कोड़े लगें। ठीक है, या ऐसे ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि भाई इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए 10 दिन के लिए। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, अब मान के चलो यही एक देश है और इसकी संख्या 50 करोड़, कितनी है जी, 50 करोड़ जनसंख्या है। कहाँ तो 500 थी और कहाँ अब इस देश की संख्या 50 करोड़ है। ये 50 करोड़ लोग पार्लियामेंट में सीधा जाके तो नहीं डिसीजन ले सकते ना, क्योंकि ये तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 करोड़ लोग बहुत होते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा कि भाई कुछ वोट डालने आ रहे हैं, मान लो 50 करोड़ में, जैसे यहाँ 500 लोग थे, 500 लोगों ने 5 सभाएं बना ली थी, कितनी बना ली थी, 5 सभाएं बना ली थी। ठीक है, तो ये वोटिंग हो गई, लेकिन 50 करोड़ में तो सभाएं नहीं बनेंगी ना, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऐसा होगा कि जनता क्या करेगी, जनता वोट करेगी, क्या करेगी, वोट करेगी, और अपने इलाके से कोई एमएलए, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग अपना एमएलए वगैरह चुनते हैं, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और ये एमएलए कहाँ बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो जनता खुद डिसीज़न ले रही थी, जाके खुद वोट कर रही थी। ठीक है, डिसीज़न में, सरकार बनाने में और नियम बनाने में जनता खुद सीधा जाती थी और रूल करती थी, किसमें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता ने अपने एमएलए चुने, अपने लीडर चुने और उनको भेज दिया पार्लियामेंट और बोला भाई हमारे लिए तुम लोग कानून बनाओगे, इस तरह बनाओगे। ठीक है, तो वो होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या हो गई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आप मेरे लोग आप सब मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन निकला है, क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी कायम रह सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन निकले। आइए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक डायरेक्ट रूप से भाग नहीं ले सकते। ठीक है भाई, कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक डायरेक्ट रूप से भाग नहीं ले सकते, यदि मान के चलो जनसंख्या भी बहुत है या वो उस देश की पॉपुलेशन काफ़ी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का 50 करोड़ वालों का। ठीक है, तो ये यही बात कही है कि भाई कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, पहली बात तो ही। इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे हम अपने गांव के प्रधान को चुनते हैं, जैसे हम अपने एमएलए को चुनते हैं, जैसे हम अपने विधायक को चुनते हैं, है ना, राज्य विधान परिषद के लिए, या हम अपने तो मतलब ये बोल सकते हो कि इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि हर कोई जाकर, हर सभी नागरिक डायरेक्ट रूप से, ठीक है, डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। आज मान लो हम सब लोग हैं और हमने बोला भाई हमारे देश में हमारा इंडिया है, ठीक है, हम बोलते हैं हमारे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चलो पार्लियामेंट चल रहे हैं, नया लॉ बनाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है,
इसलिए हमने क्या है, हमने अपने एमएलए बना रखे हैं। एमएलए को बोल दिया भाई तुम्हारा एक मोटिव ये होना चाहिए कि हमें पोल्यूशन कम करना है दिल्ली में से, ठीक है। इसलिए तो दिल्ली की जनता हमारा अपने पार्लियामेंट मेंबर को सिलेक्ट करती हैं, अपने स्टेट मेंबर को सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि सबके भाई इतना अफोर्ड नहीं हो पाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, हम सब जाके पार्लियामेंट में डिसीजन नहीं दे सकते हैं या खुद कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम अपने क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भाई, हम एमएलए को चुनते हैं वोट डाल के, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई हम सब लोग नहीं जा सकते नए डिसीजन लेने के लिए या लॉ बनाने के लिए सीधा पार्लियामेंट में, ठीक है। और यही एग्जांपल किस चीज़ का हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। चलिए, और आज के टाइम में बच्चा जानता है कि भाई जो हमारा इलेक्शन है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के सीधे, मैंने अभी आपको बताया था ना 500 लोगों का एक गांव, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये वाला जिसका नाम भी मैंने लिख दिया था डायरेक्ट लोकतंत्र गांव, है ना। अब यहाँ एक बात होती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है, वे खुद जाएंगे खुद भाग ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्राचीन यूनान नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण में कौन आ रहा है, यूनानी देश, ठीक है, यूनान के नगर और राज्य, यहाँ पर था क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये आप एग्जाम्पल मेंस में यूज़ कर सकते हो, किस में यूज़ कर सकते हो, मेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूनान का एक नगर था जिसका नाम था एंथेस, एंथेस नगर था, कौन सा, एंथेस, ठीक है। ये एक नगर था यूनान का, एक शहर, ठीक है। यहाँ पर था क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यहाँ क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब दूसरी बात, यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी थी कि मान लो एंथेस में, ठीक है, एंथेस के लोगों को कहीं युद्ध करना है, क्या करना है, वॉर करना है, तो वहाँ की जो जनता थी वो हाथ खड़े कर कर डिसीज़न देती थी कि भाई जिसके हाथ ज़्यादा खड़े होंगे, मतलब मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों के में से 80 लोगों के हाथ खड़े हैं, तो वे 80 लोग युद्ध को क्या बोल देते थे कि हाँ भाई युद्ध किया जाएगा, क्योंकि बहुमत हो गया, ठीक है। और एंथेस के लोगों ने, एंथेस के जो लोग हैं उन लोगों में से मान के चलो कोई डिसीजन लेना है, मान लो अब तो हमने युद्ध का डिसीजन ले लिया, हमने मान लिया कि भाई ये वाला लो, जो मान लो एक एग्जाम पुराना लो ले लो, एज ए कोई भी लो, मान के चलो आप कि सती प्रथा का लो ले लिया, वहाँ भी मान लिया, ठीक है। यदि वहाँ सती प्रथा को लो ले लिया कि भाई वहाँ के लोगों ने कहा भाई हम अपने यहाँ सती प्रथा का कानून लागू करने वाले, यूनान वालों ने बोला, ठीक है। अब एंथेस के लोगों ने यदि कर दिया भाई हाँ, 40% लोगों ने हाँ कर दी और 60% लोगों ने ना कर दी, तो मेजोरिटी किसकी है, 60% की, तो वो लोग क्या होगा वहाँ पे, लागू नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स मतलब कहने का जो भी यूनान है, यूनान का जो एक नगर है एंथेस, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे युद्ध करने का चाहे नया कानून बनाने का, वहाँ सीधा लोग आते थे और मीटिंग करते थे और अपनी वोट करते थे, ठीक है। चलिए, अनेक लोगों के लिए स्थानीय सरकारें, खास तौर पर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी अधिकतम निकटतम, पूरी तरह नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दिखा रहा है, लेकिन लगभग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूप होता है ग्राम सभाओं के पास, ठीक है। जैसे कि मान लो हम ग्राम पंचायत देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है सर। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है,
ग्राम सभा का मतलब समझ रहे हो? ग्राम सभा का मतलब जो जो वहाँ के निर्वाचक जो क्या है मेंबर्स हैं उनकी एक सभा, ठीक है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को बताती है कि भाई पैसा कहाँ खर्च होगा, पहली बात पैसा कहाँ खर्च होगा, ठीक है। ग्राम सभा बता रही है किसको? ग्राम पंचायत को। और ग्राम सभा में कौन है? जितने भी वोटर लिस्ट है उस गांव में जितने भी वोटिंग डालने वाले हैं और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है वो सभी क्या है? ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। तो देखो बस सिंपल सी बात है, वोट डालने वाले कौन होंगे? वहाँ के लोग होंगे गांव के, और वही ग्राम सभा में है। और ग्राम सभा कमांड देती है किसको? ग्राम पंचायत को, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन है? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने गए मेंबर्स, जिसमें प्रधान हो गया, ठीक है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो ग्राम सभा बोलती है पैसे कहाँ खर्च होंगे, कितना खर्च होगा, नई योजनाएं कब आएंगी, क्यों नहीं आई, यदि आई हैं तो उसके अनुसार काम क्यों नहीं हुआ। तो हो गया ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आसपास का एग्जाम्पल, ठीक है। ये प्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, बट उसके आसपास का इसको मान सकते हैं, ठीक है। आइए, मैंने आपको बताया था ना भाई, जो 500 लोग हैं तो सीधा डायरेक्ट हो गया, लेकिन जहाँ 50 करोड़ लोग हैं वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। यहाँ भी ये दे रखा है, देखो एग्जांपल देखो, लेकिन जब लाखों लोगों को निर्णय लेना हो, ये तो छोटे छोटे लोगों का निर्णय है इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लाखों लोगों का कोई निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम व्यवहार में नहीं ला सकते, इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई लाखों लोग हैं, किस किस का हाथ खड़ा करवाओगे, किस किस का हाथ गिनोगे, भाई कितने लोगों ने हाँ करा, कितने लोगों ने ना करा, आदमी पागल हो जाए गिनने वाला, है ना। इसलिए जनता के शासन का अर्थ आमतौर पर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाने वाले शासन से है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं आ रही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आ रही है, वहाँ पर जनता के शासन का अर्थ, वहाँ पर क्या मीनिंग होगा? जनता के शासन का मीनिंग होगा, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही मेंबर को इलेक्टेड करके कहाँ बिठाया जाता है? पार्लियामेंट में, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जनता के प्रतिनिधि द्वारा, फिर जनता ने भाई इसको चुना, ही एमएलए है, ठीक है। ये जनता है कहाँ की? मैं मान के चलता हूँ ये दिल्ली की, ये एनसीआर की पब्लिक है, ठीक है। एनसीआर की पब्लिक ने चुना एमएलए गया पार्लियामेंट, ठीक है। तो एमएलए जो भी रूल बनाएगा, जो भी काम करेगा वो जनता के हित में बनाएगा, जहाँ से वो चुन के आया, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को ही कहते हैं हम क्या? जनता का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पर्सन हमारे से बात की गई थी, हमने पहला पर्सन तो पढ़ लिया था। पहले पर्सन में क्या था कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। अब दूसरा, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ भी क्या इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इस बारे में बात हो रही है, ये देखो ये लिखा। दूसरा पर्सन हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी इलेक्शन जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हो। बहुत सारे गैर डेमोक्रेटिक देशों में भी चुनाव होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ। देखो किसकी बात की गई है? नॉन डेमोक्रेटिक। किसकी बात? नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ पर डेमोक्रेसी का नाम निशान नहीं है, जहाँ पर जनता जनार्दन नहीं है, जहाँ पर कोई भी डिसीजन जनता के द्वारा नहीं लिया जाता, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ठीक है, वो होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या होता है वो? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, खास बात देखो, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। कैसे? आपने नॉर्थ कोरिया सुना होगा, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कैसा देश है? नॉन डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है। अब मान लो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ चुनाव कैसे? अब यहाँ चुनाव ऐसे हैं, मान के चलो ये एक शहर है, मैं मान के चला दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में इलेक्शन होना है तो यहाँ सिर्फ एक ही मेंबर खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? सिर्फ एक मेंबर, और सारी जनता उसे ही वोट करेगी। तो वह तो जीता पड़ा है भाई, इसकी तो ये तो जीता हुआ है ना, ये तो सीधा सीधा साफ दिख रहा है, ठीक है। एक साइड गेम हो गया ये तो पूरा, ठीक है।
लेकिन इलेक्शन तो हुए ना, भले ही नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन इलेक्शन तो हुए ना। समझ रहे हो मेरी बात? जनता के पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि किसको वोट देनी है किसको नहीं। वोट जाएगी, सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा है, उसको ही सारी जनता वोट देगी। ठीक है, इसलिए इसको नॉन डेमोक्रेटिक बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, समझ गया मेरी बात? अब जैसे मान के चलो चाइना, एक और ले लेते हैं चाइना। ठीक है, मान के चलो चाइना है। चाइना में क्या है? एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC है बस वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है, उसका ही मेंबर खड़ा होगा और वहीं के लोग उसको ही वोट देंगे बस। ठीक है, इसमें कोई भी कंपटीशन कुछ नहीं होता। और चाइना भी क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, भले ही जीत एक तरफा हो वहाँ पे, सिर्फ भले ही एक ही पार्टी हो और एक ही पार्टी का एक ही आदमी, एक ही मेंबर खड़ा हो बस। ठीक है, तो वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए, मतलब ये नॉन डेमोक्रेटिक है ना, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। और हम मानते हैं कि जो इलेक्शन है वो पार्ट किसका है? वो पार्ट है डेमोक्रेटिक का। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए अदर कंट्री को कि भाई हम भी डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी है, उसको दिखाने के लिए सहारा लेते हैं किसका? इलेक्शन का। और आप जान रहे हो कि यहाँ इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? एक पार्टी एक मेंबर, बात खत्म, है ना। चलिए, आइए देखो, अब पूछा गया है इस लाइन में, कौन सी बात लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक से अलग करती है। अब आप समझ गए होंगे हमारे इंडिया कैसा है। हमारा इंडिया है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे इलेक्शन होते तो हम देखते हैं कि एक एरिया में अलग अलग पार्टी के बहुत सारे मेंबर खड़े होते हैं भाई। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो नॉन डेमोक्रेटिक, ये मैं लिखता हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे एक ही पार्टी है, एक ही मेंबर, उसे वोट डालना है, बात खत्म। ठीक है, इधर कंपटीशन नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन इधर कंपटीशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्योंकि हमको पूछा ना क्वेश्चन में कि कौन सी बात लोकतंत्र डेमोक्रेटिक जो है, लोकतंत्र इलेक्शन जो है उसको गैर लोकतांत्रिक इलेक्शन से अलग करती हैं, तो हम दो सिंपल सी बात समझ गए यहाँ पे। भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे अलग अलग पार्टियाँ होंगी। जैसे मान के चलो हमारे यहीं देख लो, कांग्रेस, BJP, ठीक है, BSP, समाजवादी पार्टी, आज़ाद पार्टी, इतनी सारी पार्टी हैं और सबके अपने अपने मेंबर हैं। ठीक है, मान के चलो कि एक मेरठ से खड़े हैं और मेरठ में सारी पार्टियों के एक एक मेंबर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या? कंपटीशन। जो बेस्ट से बेस्ट होगा उसको वोट दी जाएगी, वही जीत जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, CPC, चाइना की एक कंपनी, चाइना की एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका ही मेंबर खड़ा हुआ, लोग इसे ही वोट देंगे। क्या कंपटीशन? कुछ भी नहीं, एक तरफा जीत है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। यहाँ तो लोगों को, भाई किसी को चाहिए कि भाई अच्छी सड़क हो, है ना, किसी को चाहिए कि भाई अच्छी इमारतें हो। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी वाली कंट्री में जब लोगों की अलग अलग डिमांड है, वे अपने अपने अनुसार, अपनी थिंक के अनुसार जो उनकी डिमांड को जो पार्टी पूरा कर रही होगी उसको वोट देंगे। सिंपल सी बात है। अब मान लो नॉन डेमोक्रेसी कंट्री में, चाइना में, मान लो एक पार्टी खड़ी हो रही है, CPC, उसका एक मेंबर खड़ा हो रहा है। हमको पता है कि भाई इसकी तो एक ही मुद्दा है। मान लो इसका मुद्दा ये है कि भाई मुझे हाई टेक्नोलॉजी में काम करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं करना, CPC का। ठीक है, जो इंसान चाहता है कि भाई हमारी सरकार मानवता के लिए भी काम करे, बट एक ही पार्टी है, उसका ये मुद्दा है ही नहीं, उसका एजेंडा है ही नहीं। उसका एजेंडा तो सीधा ये है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी के काम करना है। ठीक है, उससे लोगों की डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप तो नॉन डेमोक्रेसी कंट्री में हो, आप तो वोट उसे ही दोगे बस, है ना। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं डेमोक्रेसी में, समझ रहे हो। दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो आपको इलेक्शन में क्या देती है? वो आपको निष्पक्षता देखती है, आपको ट्रांसपेरेंसी दे रही है, बहुत सारी चीज़ें देती हैं। ठीक है, दूसरी बात है डेमोक्रेसी कंट्री आपका जो बोलते हैं ना, विपक्ष जो होता है, आपका ओपोजिशन जो होता है, उसको भी मौका देती है अपने प्रचार करने का, लड़ने का, सब कुछ का। आप
इधर चले जाओ चाइना में, देख खड़ा हो जाएगी कोई विपक्षी पार्टी, कोई बन जाएगी, अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, कोई नहीं बन पाने की। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी ध्यान रखती है जनता की भागीदारी का, पीपल्स की पार्टिसिप जो पार्टिसिपेशन है उसका ध्यान रखती है। ठीक है, आइए चलो आज के लिए लेक्चर इतना रखते हैं, बाकी कल नए लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।